नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व का जो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलिप्स कर्व जो है अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम फिलिप्स कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1958 में A.W. फिलिप्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक डिटेल स्टडी जो है वो पब्लिश की थी। किस बारे में? वेज बिहेवियर इन यूके फॉर द ईयर्स 1861 टू 1957। मतलब 1861 से लेके 1957 तक जो वेज बिहेवियर था, किस तरीके से पेमेंट की जाती है। वेज का मतलब क्या है? जो लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं उसको वेज कहते हैं, उसके काम के बदले में, है ना। तो वेज बिहेवियर के ऊपर एक स्टडी की थी उन्होंने यूके में 1861 से लेके 1957 तक की। ठीक है, अब फिलिप्स कर्व जो है वो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी वेजेस, इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का आप मतलब समझ पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो मनी वेज जो होता है वो कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर घट जाता है तो मनी वेज जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी, इसको हम कह सकते मनी वेजेस, इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन। और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो वेज इन्फ्लेशन कम होता है। देखिए कैसे, यानी कि मान लीजिए कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है का क्या मतलब है? ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड है, यानी कि मार्केट में अनएम्प्लॉयड लेबर काफ़ी कम है। तो अगर सैलरी अच्छी देंगे, क्योंकि अगर हमें अच्छा वर्कर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छा वेज देना पड़ेगा, अच्छा उसको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। तो जब वेज इन्फ्लेशन अच्छा होगा, कब अच्छा होगा? जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि लेबर की कमी होगी। अब मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप कम सैलरी में भी लेबर को हायर कर सकते हैं, है ना। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट में लेबर भरे पड़े हैं, लेकिन काम नहीं है। तो काम नहीं है तो क्या करेंगे आप? उसको वेज इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, यानी कि आप उसको कम सैलरी पे हायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को तो काम चाहिए। आप कम सैलरी भी देंगे तब भी वो लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मार्केट में लेबर्स की कमी है, ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो क्या करेंगे? अगर आपको कोई अच्छा स्किल्ड लेबर चाहिए तो आपको उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब फिलिप्स क्या कहते हैं? देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी, इसी के बारे में फिलिप्स ये बताते हैं कि वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या बताता है हमें? दैट टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम करना है तो पॉलिसी मेकर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। और अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें कम करनी है तो हायर इन्फ्लेशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, कि हम ज़्यादा सैलरी दे तो हायर इन्फ्लेशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादातर लोग उस काम के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे और वो उस काम को लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होगा, है ना, इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन जैसे ही कम हो गया तो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा तो इनकम कम हो जाएगी, है ना, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब एक बात बताइए, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, है ना।
जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा इनकम हो जाएगी। अब देखिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू यानी कि वेज का चेंज एक साल में, एनुअल वेज राइज पर ईयर, हर साल कितना एनुअल वेज बढ़ता है। तो यहाँ पे हम ये लेंगे। अब इसका फिलिप्स कर्व का हम एक डायग्राम देखते हैं। नीचे हम लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में, और यहाँ पे हम लेते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लेबर प्रोडक्टिविटी परसेंटेज ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है ना। जब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब लेबर प्रोडक्टिविटी जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है यहाँ पे 7.5 के करीब है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 2.7 हो गई, है ना, यहाँ पे है। अब इसमें क्या है? एनुअल वेज राइज पर ईयर, एनुअल वेज बढ़ता है ना। देखिए लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी है तो एनुअल वेज उससे ज्यादा होगा, एनुअल वेज उससे ज्यादा होगा। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी है तो एनुअल वेज 7 है, लेबर प्रोडक्टिविटी 6 है तो एनुअल वेज 7 है, लेबर प्रोडक्टिविटी 5 होगी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कम है उससे और एनुअल वेज उससे ज्यादा है ना। तो एनुअल वेज पर ईयर जो है वो उसके प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ ही बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसा होता है? देखिए फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में कैसा होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल का क्या मतलब है? वर्टिकल का मतलब एकदम सीधा। ये फिलिप्स कर्व है लॉन्ग रन में। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग रन में मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? काफी कम है, मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दैट इज कंसिस्टेंट विद स्टेडी इन्फ्लेशन, और वो कंसिस्टेंट रहती है इन्फ्लेशन के साथ, स्टेडी इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, वर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, और मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं नायरू। क्या कहते हैं? नायरू। अब इसको हम कैसे करें देखेंगे। देखिए इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। जो लॉन्ग रन में जो हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? देखिए ये हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है जो कांस्टेंट है एकदम। ठीक है, और ये हमारा नायरू है, यू स्टार, ये है नायरू हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना हुआ है इसको। अब देखिए जो हमारी कर्व है, ये जो कर्व है फिलिप कर्व हमारी शॉर्ट रन वाली, ये फिलिप कर्व जा रही है यहाँ से, लॉन्ग रन में कट कर रही है। इन्फ्लेशन पीरियड 2 and 3 एंड इन्फ्लेशन पीरियड 1, इसको हम दो तरीके से लेंगे, दो इन्फ्लेशन पीरियड में बांटेंगे इसको हम। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम कि इन्फ्लेशन पीरियड को अगर हम जैसे ही बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन पीरियड अगर हमारा इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन पीरियड इंक्रीज हुआ तो वैसे ही क्या हो गया? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया। अब इन्फ्लेशन पीरियड को हम कम करते हैं, इन्फ्लेशन पीरियड हमारा कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा ये शॉर्ट रन पीरियड 2 and 3 का है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट रन पीरियड 3 का हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन पीरियड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है 2 and 3 में, इन्फ्लेशन पीरियड सेम है, इन्फ्लेशन पीरियड सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बदल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ गया है। B2C पे देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है ना। यानी कि इन्फ्लेशन पीरियड सेम है, इन्फ्लेशन उतना ही है, वेज इन्फ्लेशन में कोई ना तो कम हुआ है ना इंक्रीज हुआ है, सेम है, लेकिन यहाँ पे फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है ना। बी से सी तक अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट ही इंक्रीज हुआ है सर। ठीक है,
देखिए बी से सी पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसका हमें डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। पीरियड 1 में अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो नायरू पे है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नायरू पे है पीरियड 1 में। पीरियड 2 में इकोनॉमिकल एक्सपेंशन हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, पीरियड 3 में हम देख रहे हैं कि इंक्रीज इन पी लेवल, हाइयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, मतलब प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस बढ़ गया है तो रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो SRPC यानी कि शॉर्ट रन फिलिप कर्व जो है वो अपवार्ड शिफ्ट होगा। एक्चुअल इन्फ्लेशन जो होगा वो इक्वल्स हायर इन्फ्लेशन रेट इन पीरियड 2 एंड, क्योंकि स्लो डाउन आ गया है बी से सी पे जो गया है तो इसमें स्लो डाउन आया है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट में इन्फ्लेशन तो बराबर ही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, वो वेज वही दे रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट में स्लो डाउन आ गया, मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो गया, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो थी उतना ही जो वेज है वो उतना ही दे रही थी, लेकिन बीच में क्या हो गया, इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया, इसी वजह से काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन जो पीरियड है वो सेम ही है ना। तो ये हमारा जो लॉन्ग रन फिलिप कर्व है उसका ये डायग्राम है। ठीक है, उसका ये फिगर है। तो आप, आई होप आपको फिलिप कर्व जो है